हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द एक्लेंस गुरु एंड टैली। और आज मैं लेकर आए आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2020 इकोनॉमिक्स, यानी कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि मैं 2020 का फुल सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और इसको मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए कि क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है ताकि हमें पूरे मार्क्स मिले। देखिए बेटे, एग्ज़ाम में कभी भी हमें ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में वर्ड लिमिट दिया हुआ है। जब वर्ड लिमिट दिया हुआ तो इसलिए क्वेश्चन लिखना हमारा जो है इजी हो गया है पहले की तुलना में। हमें एक क्वेश्चन में चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, हमें एक लिमिटेड वर्ड में लिखना होता है। तो लिमिटेड वर्ड में लिखने का मतलब होता है हमें हमेशा इकोनॉमिक्स में एक्यूरेट आंसर लिखना चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए उसका आंसर को लिखते हुए 2020 का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट में बटा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए का पहला वीडियो है मेरा पार्ट ए, और सेक्शन बी आपको पार्ट 2 में मिलेगा दूसरे वीडियो में। और सेक्शन ए वेस्टी अर्थशास्त्र की। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है। मई से आपका पेपर है, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा और जो पेपर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। चुनाव की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? चुनाव की समस्या उत्पन्न होने के कारण बताने 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 1 मार्क्स का होता है, और उसका आंसर केवल इतना ही लिखना है आपको कि चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि साधन सीमित होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मांग में परिवर्तन का अर्थ बताना। आपको केवल परिवर्तन का अर्थ बताना है कि मांग में परिवर्तन आखिर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा वस्तु की कीमत में वृद्धि में मांग में कमी होना तथा कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होना मांग में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शनल है। जब सीमांत उपयोगिता यानी कि MU शून्य होती है तब कुल उपयोगिता TU निम्न में से क्या होती है? सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होगा? शून्य, न्यूनतम, ऋणात्मक या अधिकतम? तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होना चाहिए अधिकतम। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीमांत उपयोगिता जब आपका यहाँ पर होगा इस बिंदु पर, ऐसे में आपका कुल उपयोगिता जो है सबसे अधिक होगा, यानी कि ऐसे होगा, इस तरह से ये होगा आपका TU और MU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सीमांत उत्पाद MP वक्र की आकृति सामान्यतः किस प्रकार की होती है? तो सिंपल सा आंसर है सीमांत उत्पाद यानी कि MP की आकृति हमेशा उल्टा U यानी कि ऊपर की ओर चढ़ती होकर नीचे की ओर होता है। ऐसे में उल्टा U आकृति बन जाती है इस तरीके से MP। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ, ये ऑप्शनल है। बाजार की किस स्थिति में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है? अपनी फर्मों का आना जाना बिल्कुल फ्री होता है, स्वतंत्र, जो भी फर्म चाहे आ सकता है, जो भी फर्म चाहे जा सकता है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में। तो किस बाजार की सिचुएशन है जहां पर फर्म फ्रीली जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं? तो ये स्टूडेंट, तो इसका आंसर है आपका एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर फर्मों का प्रवेश एवं परिगमन पूर्णतः स्वतंत्र होता है। तो ये होते हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसके बाद मैं बताता हूं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र का अवधारणा यानी कि अर्थ बताना है। ठीक है, और उसको डायग्राम के रूप में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। अब सबसे पहले अर्थ लिखा जाता है उत्पादन संभावना वक्र उन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है जिन्हें एक उत्पादक उपलब्ध संसाधनों और तकनीक ज्ञान के द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? उत्पादन संभावना वास्तव में क्या करते हैं, 2 वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करती हैं, जहां पर कोई भी उत्पादक अपने पास जितने भी संसाधन होते हैं या जो भी तकनीकी ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पर उत्पादन करने के लिए तैयार होता है।
इसकी मान्यता लिखा जाता है, क्योंकि 3 मार्क्स में है तो इसकी मान्यता लिख दीजिए 2 या 3। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर होनी चाहिए, साधनों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए और तकनीक स्थिर होनी चाहिए। और फिर इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ शो करें, क्योंकि कहा गया चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जब तक चित्र नहीं बनाएंगे पूरे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चित्र 2 वस्तुओं का संयोग दिखाना है, ए और बी वस्तुओं का संयोग, और हमने संयोग कितने दिखाए हैं यहाँ पर 5 संयोग। 0 पे अगर वस्तु ए 0 है तो बी की 50 मात्रा। जैसे जैसे वस्तु ए की मात्रा बढ़ती चली जाती है वस्तु बी की मात्रा घटती चली जाती है। ध्यान में रखिएगा पर, क्योंकि साधन सीमित होते, ऐसे में 2 वस्तुओं का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि एक वस्तु की वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होती है। अब इसी टेबल को जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका वस्तु बी और यहाँ हो गया आपका वस्तु ए। तो वस्तु ए यानी कि 0 है, तो ऐसे में वस्तु बी कितना है 50, यहाँ पर बिंदु बना दिया। वस्तु ए बढ़ के 1 हो गया, तो 1 के आधार पर वस्तु बी की कितनी मात्रा है 45 45। वस्तु ए बढ़ के 2 हो गया, तो वस्तु बी घट के 35 हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर ये 20 हो गया, फिर इसी प्रकार से ये 0 हो गया। जब सारे बिंदुओं को हम एक लाइन के रूप में शो करेंगे तो जो लाइन बनेगा इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपका 3 मार्क्स का फुल क्वेश्चन होगा। इतना करने से आपको 3 मार्क्स पूरे 100% मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के अर्थ को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा निकृष्ट वस्तु क्या है। सबसे पहले ये समझिए कि निकृष्ट वस्तु क्या होता है। निकृष्ट वस्तु का मतलब होता है घटिया वस्तु, जिसको हम गिफिन वस्तु भी कहते हैं। तो दोनों के अर्थ पूछा गया है चित्र के साथ। तो सबसे पहले सामान्य वस्तु के बारे में पता लिख दीजिए। सामान्य वस्तु क्या होता है। सामान्य वस्तु वह वस्तु है जिस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। सामान्य वस्तुओं की मांग तथा आय के मध्य धनात्मक संबंध होता है। सामान्य वस्तु नॉर्मल वस्तु होती है जिसका हम नॉर्मल यूज़ करते रहते हैं, ठीक है ना। उस पर मांग का नियम लागू होता है, अर्थात ऐसी वस्तु होती हैं जिसकी कीमत बढ़ जाए तो हम उसको कम खरीदेंगे, कीमत घट जाए तो हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऐसी वस्तु की मांग और आय हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी मांग बढ़ती चली हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से उसकी वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि दोनों में क्या होता है पॉजिटिव रिलेशन होता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर निकृष्ट वस्तुओं की, यानी कि घटिया वस्तु की, तो घटिया वस्तु ऐसी वस्तु होती हैं जिसको उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है, यानी कि निम्नतर वस्तु होती हैं, खराब वस्तु होती हैं, इसको घटिया भी कह सकते हैं। और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है। जब लोगों की इनकम अच्छी नहीं होती, सही नहीं, तभी वो इन वस्तु का उपभोग करता है, जैसे मोटा अनाज कहें, मोटा कपड़ा कहें आदि। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, आय में और इस वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी घटती जाएगी। ये ऋणात्मक संबंध को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद के संबंध को स्पष्ट कीजिए। सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी, कुल उत्पाद यानी कि एपी, दोनों के बीच में क्या संबंध होता है उसको बताना है। तो 3 नंबर में इसके संबंध को बताने कम से कम 2 3 से 4 संबंध बताने हैं आपको। तो चलिए कितना लिखना है देखिए, इस तरह है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। सीमांत उत्पाद एमपी और कुल उत्पाद की सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद की दर को बताता है, और इनके दोनों के बीच में संबंध इस प्रकार से है। पहला संबंध हम अगर बात करते हैं, फर्स्ट, बढ़ता एमपी का अभिप्राय है टीपी में बढ़ती दर से वृद्धि होना, यानी कि अगर एमपी बढ़ता हुआ होता है तो उस टाइम टीपी भी बढ़ता हुआ होता है, वह भी बढ़ती हुई दर से। घटते एमपी का अभिप्राय है टीपी में घटती दर का वृद्धि होना, कि टीपी में वृद्धि तो होती है लेकिन एमपी घट रहा है तो टीपी की बढ़ने की दर क्या होती है घटती चली जाती है। जब एमपी 0 होता है तो टीपी की दर रुक जाती है, यानी कि एमपी जब 0 होता है तो टीपी अपनी जगह पर क्या होता है स्टेबल हो जाता है। और लास्ट, जब एमपी ऋणात्मक होता है
तो टीपी में भी कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदासीनता वक्र एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है, 101% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2020 में आया तो 2021 में भी आने की इसकी पूर्ण संभावना है। उदासीनता वक्र का अर्थ भी हो सकता है, विशेषता भी हो सकता है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया 3 नंबर में, तो कम से कम 4 विशेषता तो जरूर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर 5 विशेषता आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसको सही से याद कर सकें। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। सबसे पहले उदासीनता वक्र का ग्राफ क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको। उदासीनता वक्र कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। नंबर 2, ऊंचा उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को बताता है। उदासीनता वक्र ये जितना ऊपर होगा, यानी कि इस तरह से जितना ऊपर बनेगा उतना ही इसका जो है संतुष्टि का स्तर बढ़ता चला जाएगा। एक ही उपभोक्ता के 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। ध्यान में रखिए, इसको चाहे ऊपर जितना ही बढ़ा दें और नीचे जितना ही बढ़ा दें, कभी भी एक दूसरे को जो ये एक्स को और ये वाई को स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उदासीनता वक्र का कोई पॉइंट कभी भी कोई भी संयोग 0 से शुरू नहीं होता है। और लास्ट इसमें है उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत्योद्धार होता है। उन्नत्योद्धार का मतलब होता है ये मूल बिंदु से उल्टा विपरीत की ओर भागता है, उल्टी दिशा में भागता है। ठीक है, ये उदासीनता वक्र के संयोग विशेषताएं हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ था निम्न तालिका से पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत संतुलन को चित्र से स्पष्ट कीजिए। आपके पास एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पर कीमत प्रति इकाई, मांग की मात्रा और पूर्ति की संख्या दिया हुआ है। इसका यूज़ करते हुए आपको ये शो करना है कि कीमत संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होगा। तो चलिए इसको शो करते हैं। सबसे पहले इस टेबल को हमने सही तरीके से बना लिया। तो कीमत संतुलन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बिंदु होता है जहाँ पर वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होता है। यानी कि एक ऐसा बिंदु, देखिए जब वस्तु की कीमत ₹8 है तो मांग भी 50 है और पूर्ति भी 50 है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होता है उसी को हम जो है संतुलन कीमत कहते हैं, यानी कि संतुलन स्तर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों रेखाएं, चाहे मांग रेखा की बात करें डी, देखिए मांग रेखा है ये डी, और ये कीमत रेखा पूर्ति रेखा एस, जब ये दोनों आपस में बनाए जाते हैं, जब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि देखिए कीमत एस पी यहाँ पर एक, और यह है आपका क्यू, जब वस्तु की मात्रा कितनी 50 है, यहाँ पर एस भी 50 है और डी भी 50, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसी को हम जो है संतुलन बिंदु यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बिंदु ई पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र बराबर है तथा कीमत 8 होने पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों ही 50 इकाइयाँ अतः ₹8 की संतुलन कीमत कहा जाएगा। यानी कि ₹8 पर जो है संतुलन कीमत का निर्धारण होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये थे 3 नंबर वाले। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से आपके लिए शुरू होगा 4 मार्क्स के, यानी कि थोड़ा से लॉन्ग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को तालिका एवं चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन होता है तब क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। अर्थ के बाद अगर इसकी विशेषताएँ हैं, मान्यता है, वो लिखना है। फिर इसकी तालिका बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद इसके डायग्राम भी तैयार करने हैं। तो सीमांत उपयोगिता नियम होता क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसका सारा डिस्कशन करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आवश्यकता संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था। ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले इस नियम के बारे में बताया था, इसलिए इसको गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि जब किसी वस्तु की मानक इकाइयों का, यानी कि एक जैसी इकाइयों का हम लगातार अधिक से अधिक उपभोग करते रहते हैं, तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता
घटती चली जाती है। मतलब किसी भी वस्तु को सेम यूनिट अब अगर लगातार यूज़ करते चले जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो MU है, सीमांत उपयोगिता है, वो धीरे धीरे घटने लगती है, यानी कि हमारा संतुष्टि का स्तर कम होने लगता है। इसी नियम को जो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है, अथवा इसका दूसरा नाम दिया हुआ आधारभूत सार्वभौमिक नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वस्तु की इकाइयाँ दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ दे है TU और ये दिया हुआ है MU। TU 40 70 90 100 100 90 70 और MU है 40 30 10 0 -10 और माइनस। इसी को जब हम जो है ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करेंगे, देखिए हम ग्राफिकल रूप में सीमांत उपयोगिता को ही शो करेंगे, TU को नहीं। तो ये 40 30 20 10 धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये घटता चला जा रहा है। जब ये घटता चला जा रहा है MU, इसलिए इसको घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। इस नियम की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है कि वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, यानी कि जब जिन इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं उसका उपयोग लगातार होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। दूसरा, इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। आकार जो भी हो वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो कम ज़्यादा नहीं, एक पर्याप्त आकार में होना चाहिए। और इकाइयाँ समान होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, यानी कि जो भी वस्तु यूज कर रहे हैं गुण रंग धर्म वो किसी प्रकार से बदलना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट, उपभोक्ता की आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए, उसमें भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सीमांत लागत को तालिका एवं चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है सीमांत लागत, शॉर्टकट में कहते हैं MCN की मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, उसकी तालिका कैसे बनती है और उसका डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहला काम आपको उसका अर्थ है, ये डेफिनेशन लिखना है। तो सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग उत्पादन करने से कुल लागत में जितनी भी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए हम जब जितना भी अतिरिक्त एक इकाई के उत्पादन के लिए जितना भी अतिरिक्त पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, एडिशनल मनी खर्च करते हैं, उसी को उसको सीमांत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत केवल परिवर्तन लागतशील लागतों पर निर्भर करती है, स्थिर लागतों पर नहीं। यानी कि स्थिर लागत बदलता नहीं है, परिवर्तनशील लागतों पर परिवर्तन करते हैं। जैसे ही हम एक की जगह दूसरे का प्रयोग करते हैं तो दूसरे वाले से जितना भी व्यय होता है उसी को हम उसका सीमांत लागत कहेंगे। इसको हम शो करेंगे कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें सीमांत लागत की गणना कुल लागत से करनी है। इसलिए फार्मूला लिखा जाता है TCN-1। यहाँ पर MC का मतलब होता है सीमांत लागत, TCN का मतलब होता है NB इकाई की कुल लागत और TCN-1 का मतलब होता है N-1 इकाइयों की कुल लागत। ठीक है, अब TC को अगर ग्राफ में रूप में देखा, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाता है कुल सीमांत लागत पहले तो घटती है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो 80 50 10 30 50 80 100 110, इसको जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो 80 50 10 फिर ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता है कि 10 के बाद कितना हो गया 30 50 80 100। तो ऐसे में इसकी आकृति किसकी तरह बन गई, एक यू आकृति। तो एक क्वेश्चन कभी भी कहा जाता है सीमांत लागत पर यू आकृति का क्यों बनता है, क्यों? क्योंकि लागत किसके ऊपर डिपेंड करता है, उत्पादन पर। साधन स्थिर होने के कारण उत्पादन पहले बढ़ता है फिर घटना शुरू हो जाता है। ऐसे में सीमांत उपयोगिता उसी कारण से, क्योंकि सीमांत उत्पादन जो है पहले बढ़ता है फिर घटता है, उसे में इसीलिए सीमांत लागत भी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तालिका एवं चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स में है। पूर्ति क्या होता है, इसकी तालिका भी बनानी है और चित्र भी बनाना है। तो सबसे पहले दो अर्थ की बात करते हैं। वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति अन्य कारकों से परिवर्तन होने के फलस्वरूप बढ़ जाती है, यह कीमत कम होने पर भी पूर्ति समान रहती है, तो दोनों ही परिस्थितियों को परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, समझने का पॉइंट थोड़ा यह है
कि जब किसी वस्तु की कीमत नहीं बदलती है लेकिन कुछ और कारक जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी होना, ठीक है, और भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना होना, तो ऐसे के कारण ऐसे में वस्तु की मांग जो है वर्तमान में बढ़ जाती है और इसी के कारण इसको पूर्ति में वृद्धि कहते हैं, क्योंकि कीमत में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है या फिर हो भी रहा है तो हमारी मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो परिवर्तन होता है तो हम देखते हैं कि दो स्थितियां बन जाती हैं, एक वस्तु की कीमत समान रहने पर, एक वस्तु की कीमत कम होने पर। तो देखिए यहाँ पर वस्तु की कीमत पहले 3 है, 3 इकाइयों में 3 वस्तु की पूर्ति होती है और वस्तु की कीमत 3 ही है लेकिन उसके बावजूद 4 इकाइयों की पूर्ति हो रही है, क्योंकि अन्य हो सकता है जो है उपभोक्ताओं की आय जो है बढ़ जाती है, जो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्ति में वृद्धि हो गई। उसी का उल्टा वस्तु की कीमत कम होने पर अगर पूर्ति समान रहे, नॉर्मली ये कहा जाता है पूर्ति का नियम कि वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की पूर्ति भी घट जाती है, लेकिन जब कीमत कम होने पर वस्तु की पूर्ति नहीं घटती है तो ऐसे में हम देख सकते हैं 3 पर 3 इकाई, 2 पर 3 इकाई, यानी कि कीमत कम होने पर पूर्ति बढ़ रही है। तो इसी को जब हम ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से डेटा बन जाता है, वस्तु की कीमत समान कीमत अधिक पूर्ति, यानी कीमत जब समान है 3 पर पहले 3 इकाइयों की पूर्ति होती है, उसी 3 पर जो है पूर्ति बढ़ के कितनी इकाई होगी, 4 इकाई, यानी कि ग्राफ अपनी जगह से खिसक गया। दूसरा कम कीमत पर समान पूर्ति, यानी कि कीमत तो कम हो गई लेकिन उसकी पूर्ति जो है उतने ही है, पहले 3 थी यहाँ पर और पूर्ति घट के यहाँ पर आ रही है। ऐसे में भी हमारा ग्राफ जो है जहाँ ऊपर से बढ़ के नीचे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसको सही से बताना है क्या होता है समान कीमत अधिक पूर्ति। मतलब इस स्थिति में वस्तु x की कीमत 3 है, पूर्ति भी 3 है, कीमत 3 ही रहने पर यदि पूर्ति 4 हो जाए तो पूर्ति में वृद्धि होती है। यहाँ से जब यहाँ होता है आगे की ओर बढ़ देगा तो पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। और कम कीमत पर समान पूर्ति होती है तो ऐसे में ग्राफ आगे की ओर बढ़ जाता है। इसी भी पूर्ति ये क्यों होता है, इसके कारण बताने होते हैं। पूर्ति में वृद्धि के कारण पहला कारण है तकनीक में सुधार हो जाता है, उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी आती है, स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में कमी होती है और उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित तालिका से कुल परिवर्तनशील लागत एवं सीमांत लागत की गणना कीजिए, जबकि फर्म की कुल स्थिर लागत कितनी है, 12 है। कुल परिवर्तनशील लागत पूछा गया है जिसको हम शॉर्टकट में टीवीसी कहते हैं, सीमांत लागत कहा गया है जिसको शॉर्टकट में एमसी कहते हैं, जबकि कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी 12 दिया हुआ है। जब टीएफसी 12 दिया हुआ है, जब हम तालिका को फिल करेंगे तो टीएफसी की जगह हर जगह कितना करता कर दीजिए 12। ठीक है, अब 12 दे रखा है क्योंकि लागत में हम 0 यूनिट से 0 यूनिट पर जब टीएफसी 12 है 0 यूनिट पर टीएफसी भी 12 ही हो जाएगा और कुल लागत कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब कुल लागत 0 है तो कुल परिवर्तनशील लागत का फार्मूला क्या होता है, ये होता है टीबीसी इक्वल टू होता है टीसी माइनस टीएफसी। ऐसे में 0 से 12 माइनस करेंगे क्योंकि टीबीसी यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है ना, 12 फिर 20 से 12 को माइनस कीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 8, 26 को 12 से माइनस कीजिए आपका 14, 31 से 12 को माइनस कीजिए तो ये जाएगा आपका 19 और 38 से 12 को माइनस कीजिएंगे ये आ जाएगा आपका 26। ठीक है, परिवर्तनशील लागत आ गया। अब निकाले एमसी। एमसी यानी कि एमसी इक्वल टू होता है टीसी एन माइनस 1। तो 0 यूनिट पर तो यहाँ पर हो गया 0 यूनिट पर जो हमारा टीएफसी होता है वही उतना टीसी भी होता है। तो 0 यूनिट पर हमारा एमसी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसके बाद से तो हमारा कितना हो गया, 20 से 12 को माइनस कर देंगे दैट इज 8, 26 को 20 से माइनस करेंगे, 31 से 26 को माइनस कीजिए दैट इज 5 और ये हो गया 38 में 31 माइनस करेंगे दैट इज 7। ये हो गया आपका सीमांत लागत। टेबल फिल करने के आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल इजी होता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, थोड़ा सा लॉन्ग है। तटस्थता मानचित्र क्या है? अंदीमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की शर्तों को समझाइए। यहाँ पर आपको तटस्थता मानचित्र क्या होता है इसका डेफिनेशन देना है, साथ ही साथ आपको बताना है कि तटस्थता मानचित्र, जिसका नाम अंदीमान वक्र भी है, उदासीनता वक्र भी है, उसके द्वारा उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। तटस्थता मानचित्र, जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा उसकी मैं एक लिंक भी दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, अलग से इस क्वेश्चन को जो है डिस्क्राइब करने की एक दूसरा वीडियो भी है। सबसे पहले तटस्थता वक्र का अर्थ लिखिए। तटस्थता वक्र मानचित्र को वस्तुओं के संयोगों को दर्शाने वाला वक्र है, जिसको इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उपभोक्ता उन संयोगों के प्रति उदासीन होता है और किसी एक को अन्य की तुलना में वरीयता नहीं देता। इसका ग्राफ करते हैं। वस्तु x वस्तु y के बीच में विभिन्न संयोग को हम लिखते हैं। वस्तु x 1 2 3 4 5 6, वस्तु x में वृद्धि हो रही है तो हम देखते हैं वस्तु y में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब वस्तु x और वस्तु y दोनों को ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ग्राफ होता है ये हमारा उदासीनता वक्र का ग्राफ होता है, ठीक है। ये कभी भी हम जो है यहाँ पर y एक्सिस को, यहाँ पर x एक्सिस को नहीं छुएगा, क्यों? कभी भी हमारा किसी वस्तु का संयोग 0 नहीं होता है। अब कह रहे हैं उदासीनता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को, तो अंदीमान वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसको किस तरह से लिखा जाता है वो जानना जरूरी है। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब उदासीनता वक्र के उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें होती हैं, जहाँ पर दर्शा सकते। सबसे पहले उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करे। ये आपकी उदासीनता वक्र है और ये जो रेखा है ये आपकी कीमत रेखा है। जहाँ पर दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि IC बराबर जो है प्राइस लाइन हो जाएगा, वही पॉइंट जो है उपभोक्ता संतुलन का होगा। यानी कि इस बिंदु पर वस्तु x और y का जो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, वो घटता हुआ होता है और इन x और y की कीमत के अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसी का दूसरी शर्त है, दोनों शर्त लिखना है आपको। संतुलन बिंदु पर MRS घटती ही होनी चाहिए, यानी कि जो MRS का रेट होता है वो धीरे धीरे क्या होना, घटता हुआ होना चाहिए, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर स्टेबल K है, ये बिंदु K पर तो है जहाँ पर जो है कीमत रेखा और IC बराबर, लेकिन यहाँ पर ये जो है स्थिर नहीं है। हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जहाँ पर स्थिर होता है। तो जब हमने IC2 बनाया जो कीमत रेखा को जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसी बिंदु को हम जो है संतुलन बिंदु कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का समान अनुपात उत्पादन फलन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पत्ति साधनों का प्रयोग समान बना रहता है। यह एक दीर्घकालीन अवधारणा है। दीर्घकाल की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पत्ति के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। दीर्घकाल में उत्पादन पैमाने को पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि उत्पादन के सभी साधन बदलते हैं तो उत्पादन में भी वृद्धि होगा। दीर्घकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात एक समान बना रहता है, केवल उत्पादन का पैमाना बदलता है। इसलिए इसके उत्पादन फलन को पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है। और पैमाने के प्रतिफल की 3 स्थितियाँ होती हैं: पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। सबसे पहले हम बात करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है तो उत्पादन में भी उससे अधिक परिवर्तन होता है। यानी कि जो साधन में जितना परिवर्तन होता है उसकी तुलना में उत्पादन में अधिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि ये उत्पादन हुआ, ये साधन है, साधन में अगर 10% का परिवर्तन हो रहा है तो उत्पादन में 15% का परिवर्तन होता है, साधन की तुलना में अधिक। दूसरी स्थिति की बात करें पैमाने की स्थिर प्रतिफल,
एक ऐसे परिवर्तन होता है जहाँ पर उत्पत्ति के साधनों में और उत्पादन में समान परिवर्तन होता है, यानी कि साधनों में अगर 10% का परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन में भी 10% का परिवर्तन होता है। जबकि तीसरी स्थिति है पैमाने के घटते प्रतिफल। इस प्रतिफल के अंतर्गत साधनों में जितना परिवर्तन किया जाता है उसके अनुपात में उत्पादन में कम परिवर्तन होता है, यानी कि अगर साधनों को 15% बढ़ाया जाता है तो उत्पादन की मात्रा में केवल 10% की ही वृद्धि होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की अल्पकालीन संतुलन को स्पष्ट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक पैमाने के प्रतिफल वाला और दूसरा ये क्वेश्चन। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें एक समान अनुपात पे एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं। एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में वस्तुओं की एक ही कीमत प्रचलित होती है। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता उपलब्ध होते हैं और एक समान वस्तु का एक समान कीमत पर क्रय विक्रय करते हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का कीमत किस प्रकार से निर्धारित होता है, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की उत्पादन लागत यानी कि पूर्ति और उस वस्तु की उपयोगिता यानी कि मांग दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात जिस बिंदु पर वस्तु की कीमत संतुलन निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो, अर्थात संतुलन कीमत जहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, उसी को हम जो संतुलन कीमत यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। इसको हम और अच्छे से दिखा सकते हैं तालिका के माध्यम से। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि एक उस कैंची की तरह होता है जहाँ पर किसी चीज़ को काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की जरूरत होती है। उसी प्रकार अगर हम वस्तु की कीमत का निर्धारण करना चाहे तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। तालिका के द्वारा स्पष्ट करें, यह है वस्तु की कीमत। 10 रुपये कीमत होने पर वस्तु की मात्रा की 100 यूनिट बेची जाती है। 8 पर जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है, पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती है, क्योंकि दोनों में धनात्मक संबंध होता है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी, जबकि उसके उल्टा होता है मांग के साथ। वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ती चली जाती है। वस्तु की पूर्ति और वस्तु की मांग एक दूसरे का उल्टा होता है। हर उपभोक्ता चाहता है कि कम से कम कीमत पर सामान खरीदे और हर विक्रेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर माल बेचे। ऐसे में जिस जगह पर डी और एस आपस में बराबर होगा, यानी कि बिंदु ई जहाँ पर डी इक्वल टू एस होता है, उसी बिंदु को हम जो है क्या कहते हैं, संतुलन बिंदु कहते हैं। यहाँ पर संतुलन बिंदु कहाँ पर होता है, जहाँ पर वस्तु की कीमत प्राइस कितना है 6, वस्तु की प्राइस 6 होने पर वस्तु की मांग यानी कि जो डिमांड है वो भी 60 यूनिट की है और वहीं पर जो एस है वो भी कितनी यूनिट है 60 यूनिट, यानी कि दोनों बराबर है। जिस बिंदु पर दोनों बराबर होता है उसी को जो है यानी कि हम संतुलन कीमत कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ओपी है वो आपका क्या है, संतुलन कीमत स्तर, और इस संतुलन कीमत स्तर पर जो ओ क्यू है वो है संतुलन मात्रा। क्या है, संतुलन मात्रा। और यानी कि बिंदु ई क्या कहलाता है, इसको कहते हैं हम क्या, बाजार संतुलन, या फिर यूं कहे इसको हम कहते हैं संतुलन बिंदु। थैंक यू। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और वेट कीजिएगा इसके दूसरे पार्ट की, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस की। उसको मैं बहुत ही जल्दी उसके लिए वीडियो सारे क्वेश्चन किस प्रकार लिखे जाएंगे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू।